रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते अपराधों की और बेलगाम बदमाशों की। अलवर में बीजेपी नेता यासीन खान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यासीन खान की जयपुर से अलवर आते समय कोटपुतली बहरोड के विजयपुरा गांव के पास करीब 20 बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन भी किया है और आपको बता दें कि हत्या की इस वारदात के बाद से राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बदमाशों में ना पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर है। बढ़ते अपराधों के कारण लोगों में डर का माहौल है। और इधर एक दिन पहले विधानसभा में भी महिला अत्याचार और महिला अपराधों का मामला गूंज चुका है, जिसमें विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि बेलगाम बदमाश पुलिस को चुनौती कैसे दे रही हैं? बदमाशों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है? लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कब आश्वस्त होंगे? प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम कब लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस का एक्शन प्लान आखिर कहां गया? तो आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों की और बेलगाम बदमाशों की आज इस डिबेट में हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर अलवर में बीजेपी नेता यासीन खान की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। यासीन खान की जयपुर से अलवर आते समय कोटपुतली बहरोड के विजयपुरा गांव के पास करीब 20 बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और हत्या की इस वारदात के बाद से राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस का जहां एक और कहना है कि राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बदमाशों में ना पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का कोई डर बदमाशों में बचा है। कांग्रेस की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इधर एक दिन पहले विधानसभा में भी महिला अत्याचार और महिला अपराधों का मामला गूंज चुका है, जिसमें विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। इन सबके बीच कई सवाल उठते हैं कि आखिर बेलगाम बदमाश पुलिस को चुनौती कैसे दे रहे हैं? बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कब आश्वस्त होंगे? तो प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर आखिर कब लगाम लगेगी? और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस का एक्शन प्लान कहां गया? तो ये कई सवाल इस बीच खड़े होते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर अलवर में बीजेपी नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं है और बड़ा सवालिया निशान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर खड़ा होता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि यासीन खान की जयपुर से अलवर आते समय कोटपुतली बहरोड के विजयपुरा गांव के पास करीब 20 बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता श्याम झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस नेता पुनीत जांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले श्याम झा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार बीजेपी सरकार पिछली सरकार पर सवाल खड़े करती थी कि अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर है, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है। अब बीजेपी के उन सवालों का क्या? अब बदमाशों के हौसले क्यों इतने बुलंद नजर आ रहे हैं? श्याम जी। देखिए, बदमाशों की हौसलों की अगर बात है, जो अभी हत्या हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो हत्या हुई है और वो किसी की भी हत्या हो, चाहे भाजपा नेता की हो चाहे किसी आम आदमी की हो, बहुत गलत है और निंदनीय है। और जिस प्रकार से आपसी रंजिश में घेर के हत्या की गई, उनकी आपसी कोई विवाद चल रहा था पुराना, और लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे जिस हिसाब से सवाल खड़े हुए हैं, मैं मानता हूं उस बात को कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के हमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले जब से माननीय भजन लाल जी ने सत्ता संभाली है, निरंतर आप देखेंगे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे मेवात इलाके में जिस प्रकार से फल फूल रहा था, एक उद्योग पनप गया था स्कैम का, वो सभी जगह कार्रवाइयां हुई है, मकान भी तोड़े गए। वही पुलिस है जिसमें सुरेश ढाका, जो इतने टाइम से फरार चल रहा था, उस तक को पकड़ा है। एक एक अपराधी जो पेपर लीक में था, सभी को पकड़ा है, उसी पुलिस ने ही पकड़ा है। तो पुलिस पे सवाल खड़े करना अपनी जगह है, लेकिन जो आपसी रंजिश में जो इस तरह की घटनाएं हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होनी है। और अभी डिबेट से जस्ट पहले मेरी बात भी हुई थी वहां पुलिस अधिकारियों से, तो कुछ गिरफ्तारियां भी अभी हुई है वहां पे। तो आप ये मान के चलिए, कोई भी हो अपराधी, किसी भी तरह का, वो बख्शा नहीं जाएगा। और पहले भी जिस प्रकार से अभी कार्रवाइयां हुई है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जिस स्कैम हो रहे थे जिस प्रकार से, वहां पर उन लोगों पे कार्रवाई हो, हर तरह से राजस्थान को सुरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार पूर्ण रूप से तत्पर है और उसके लिए प्रयासरत।
लेकिन श्याम जी, बीजेपी सुशासन का दावा करती थी और ऐसे में यहाँ पर आम लोगों की तो छोड़िए, नेता तक सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये जो घटना हुई है मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन ये कोई नेता है चाहे आम आदमी हो, किसी के साथ भी अगर इस तरह की घटना होती है तो वो निंदनीय है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, चाहे कोई भी हो, कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि भजन लाल सरकार जो पहले दिन से जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। आपको बता दूं, मेवात जैसे इलाके में जहां पे ये व्यापार पिछले कई सालों से फल फूल रहा था, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था कि मेवात से स्कैम होते हैं, और वहां तक पे जहां पुलिस उस कांग्रेस सरकार में जाने तक से डरती थी, वहां जाकर के सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई है और सैकड़ों मकान तक तोड़े गए हैं और उन लोगों पे कार्रवाई हुई। तो ऐसा नहीं है कि सुशासन बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, और वही पुलिस है कांग्रेस सरकार में जो पुलिस थी, आज भी वही पुलिस है। और वही पुलिस सुरेश ढाका को जहां राजनीतिक संरक्षण दिया हुआ था, उसके लिए पूरी व्यवस्था की थी, उसी सुरेश ढाका को वही राजस्थान पुलिस ही पकड़ के लाई। ठीक है, पुनीत जांगू जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। अब बीजेपी नेता की हत्या हो चुकी है तो किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कांची, मैं वो दिन मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को की तुलना मणिपुर से की थी। हालांकि मणिपुर वो कभी गए नहीं, तो मुझे नहीं लगता उनको मणिपुर की कोई ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने मणिपुर के परिस्थिति की तुलना राजस्थान से करते हुए चुनाव में ये एक नारा भी बीजेपी ने दिया था, नहीं सहेगा राजस्थान। ऐसी बातें तो हम भी कहते थे, हम इनसे ज्यादा इफेक्टिव थे कि घटना होना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन घटना होने के बाद उस पर कार्रवाई होना ये जरूरी होता है, और वो त्वरित हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इन लोगों ने इस चीज को कभी स्वीकार नहीं किया। जब इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो आज ये इनका तर्क नहीं हो सकता। आज इनको ये बताना होगा कि जिस प्रकार से पेपर लीक वाले आपके संरक्षण में थे, आप लोगों का पूरा संरक्षण मिला हुआ था, कहां हुआ? श्याम झा जी, मैं आऊंगी आपके पास। आप गलत बात श्याम झा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप रुकिए, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि श्याम झा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको समय दूंगी। श्याम झा जी सुनिए पहले, श्याम जी, मैं आपके पास आऊंगी जी। पुनीत सुनना शुरू कीजिए। महिला उत्पीड़न को लेकर इन लोगों ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे, आज 1 जनवरी 2024 इनकी सरकार में से लेकर 30 जून 2024 तक 27,000 के ऊपर मामले केवल महिला उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। मुझे एक बात बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अलवर उसमें नंबर 1 है, नंबर 2 स्थान पर जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल का गृह जिला। हाँ, उन्होंने चुनाव मानसरोवर सांगानेर से लड़ा था, अपने आप को जयपुर का कहना शुरू कर दिया होगा, लेकिन दूसरे नंबर पर भरतपुर का उनका खुद का गृह जिला है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या सुधार हुआ है। इन्होंने एक नारा दिया था, नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा? शांति नहीं सहेगा? नहीं सह रहा, इससे ज्यादा केसेस होने लग गए। तो मैं अब इनसे ये स्पष्ट रूप से इन पर ये सवाल उठता है कि आपने किस सुशासन का वादा किया था? ये सुशासन कैसे हो सकता है जब केसों की संख्या बढ़ती जा रही हो? हमारे समय में तो आपको, अगर आप अपराध दर्ज कर रहे हैं, आपने एक पर्चा भी लिख कर दे दिया है तो उसकी एफआईआर दर्ज होती थी। इन लोगों ने तो उस पर भी लगाम लगा रखी है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सीधा मुकदमा दर्ज नहीं होता है, और उसके बावजूद इतने मुकदमे हैं। तो ये कौन सा सुशासन है? ठीक है। और क्यों आज की तारीख में पुलिस का इकबाल इनके शासन के समय में जिंदा नहीं रह पा रहा, इतना मजबूत नहीं रह पा रहा? क्योंकि इनके यहाँ तो पर्चियों से काम हो रहा है, पर्चियों से काम होता रहेगा। ये बातें चुनाव से पहले के थे, अब 5 साल बाद कुछ और बातें होंगी। अनिल गोठवाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। सर, क्या लगता है, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं राजस्थान से, पुलिस का रुख क्या है? आखिर क्यों बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है? अनिल जी। देखिए कांसा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पुलिस काफी जो अपराध हुए उसको घटित होने के बाद में तो ट्रेस कर पाई है या उसको रोक पाई, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अपराध हो क्यों रहे हैं। बिल्कुल। अलवर जिले को इतने भागों में बांट दिया है, खैरतर अलवर कर दिया, ये कर दिया, भिवाड़ी जिला कर दिया, लेकिन ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अलवर आज की तारीख में सबसे हमारे क्राइम प्रोन एरिया है, जिसकी सीमा हरियाणा, दिल्ली, यूपी सबसे लगती है, और यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, ये बात सत्य है। और राज्य सरकार भी मान रही है, पुलिस मुख्यालय भी मान रहा है।
उसी कारण से इसके इतने टुकड़े किए गए, फिर भी क्यों नहीं? ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक तो मेरा मानना यह है कि हाईवे के ऊपर पीट पीट के हत्या हो जाए किसी को, चाहे बीजेपी नेता हो चाहे आम नागरिक हो। एक नेता है तो उसकी कहीं ना कहीं ये तो है कि सरकार के अंदर उसकी पहुंच होगी, उसने कहीं ना कहीं बदमाशों के खिलाफ पहले रिपोर्ट कराई होगी। ये मान के चलिए कि इनका कोई ये आपस का जो भी झगड़ा रहा है या दुश्मनी या रंजिश रही है, या ये जो गैंगवार का एक हम अब इसको मान रहे हैं कि ये गैंगवार हुआ है, तो इस तरह से इनकी पहले से रिकॉर्ड जरूर होगा। तो उसके ऊपर प्रिवेंटिव क्या कार्रवाई की पुलिस ने? क्या हाईवे के ऊपर इतनी देर बाद में अपराधी नहीं पकड़े जाए? ये और एक चुनौती की बात है पुलिस की। हाईवे के ऊपर तो आपकी पेट्रोलिंग, आपका जितना भी सीसीटीवी कंट्रोल है, जितना रास्ते जा रहे हैं, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, और फिर भी इसके बाद में नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी शिथिलता है, ढिलाई है, या हम उस एरिया को रेकी करके उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी वहां पर पुलिस प्रेजेंस नहीं है, कहीं नाकाबंदी नहीं है, या सर्विलेंस नहीं है, या कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एक पार्ट, प्रिवेंटिव पार्ट कमजोर है। अगर इस तरह की ये घटनाक्रम हुआ है तो ये एक क्या करता है कि रिफ्लेक्शन दिखाता है सरकार की इमेज को एक खराब करने का। ये जो रिफ्लेक्शन है उससे आम लोगों के अंदर धारणा बनती है कि पुलिस का प्रभाव नहीं रह गया, पुलिस का इकबाल कहाँ गया। पुलिस के साथ सरकार का इकबाल जुड़ता है कि सरकार का क्या है। तो इसके अंदर कई कारण है, इसके अंदर हमारे को जाना पड़ेगा। क्या पुलिस मुख्यालय के द्वारा या जिला मुख्यालय के द्वारा या आपके आसपास के जो राज्य हैं उनके द्वारा हमारे बदमाशों, ये क्या राज्य के बाहर बदमाश है? मेरा ऐसा मानना है कि ये अलवर जिले का मामला है, तो अलवर जिले के ही बदमाश होंगे। और उन्होंने ये देखिए कि हिम्मत के हाईवे के ऊपर चलती कार को आगे और पीछे, और एक नहीं 10 आदमी उसको रोक के और मारपीट करते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन देता है सरकार का कि सरकार का इकबाल, पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक इसके अंदर त्वरित अगर कार्रवाई होती तो ये बदमाश भी पकड़े जाते। खैर वो मैं ये मान के इतना भी नहीं चल रहा हूँ, राजस्थान पुलिस इतनी कमजोर भी नहीं है कि पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक आम आदमी में धारणा जाती है कि भाई अपराध होने के बाद पकड़ रहे हैं तो वो कोई वाहवाही नहीं है। अपराध घटित होने से पहले अगर रोकें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार ही नहीं पड़ो तो उसकी एक दवा या उसका एक इस तरह से एहतियात हम बनाएं कि भाई जो भी हो हमारी प्रिवेंशन के अंदर बदमाशों का रिकॉर्ड देख के पहले से उनको पाबंद करें। क्या पहले से इनकी घटना के संबंध में पुलिस ने एक्शन लिया था कि ये इस तरह की वारदात हो सकती है? जब नेता है या बीजेपी का स्पेशली नेता है तो इन्होंने जरूर अधिकारियों को या थाने के अंदर रिपोर्ट की, तो क्या उनको पाबंद किया गया था या उनका रिकॉर्ड देख के उनकी कोई हिस्ट्री शीट खोली गई, उनका कोई इस तरह का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने लाए? आप ये देखिए कि क्या इवनिंग और मॉर्निंग पेट्रोलिंग हुई है, हाईवे पेट्रोलिंग हुई है, बीजेपी क्या जिस उसकी नेता की पीट कर है? हत्या की गई है उनके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ तस्वीर भी है, प्रचार किया है बकायदा लोकसभा चुनावों में, और उनकी भी उन बीजेपी नेता की पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो ये और हाँ मैं और वो यही तो है कि इतने बड़े केंद्रीय नेता के साथ अगर फोटो है तो आम आदमी के अंदर ये एक वो भावना जाती है कि भाई सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है, पुलिस का इकबाल बुलंद। तो ये ही मैं ये प्रिवेंशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अपराध होने के बाद तो आप पकड़ लोगे, अपराध घटित नहीं हो, ये इनके साथ मारपीट ही नहीं होती, ऐसी व्यवस्था हमें आगे करनी पड़ेगी। ठीक है श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोलिंग के आदेश दे रखे हैं, तो जब पेट्रोलिंग के आदेश दिए हुए हैं बावजूद इसके इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जाता है बदमाशों की ओर से? देखिए माननीय भजनलाल जी ने पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की जो आदेश पारित किए हुए हैं उसमें आप मान के चलिए, आप कहीं भी
चाहे आपकी टीम को भेजिएगा, चाहे किसी भी ये हाईवे जीरो कितना बड़ा है? नहीं सर, टीम को भेजने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह की वारदातें क्यों आ रही हैं? सभी जगह आपको नाकेबंदी नहीं, मैं मिलेगी। जानना चाहूंगा जीरो पूरे कितना शहर बड़ा में है, नाकेबंदी ताकि मिलेगी। मालूम तो चले जीरो और टॉलरेंस है जो क्या। कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, हर थाना में जाकर के व्यक्तिगत दिवस घोषित करके और वहाँ सुनवाई करके सारी एफआईआर पे काम करते हैं। और ऑनलाइन एफआईआर जैसी सुविधा भजनलाल सरकार के कार्यकाल में ही आया है कि आप ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। बाद में केवल आपका आधार आपको वेरीफाई करना है और वहां जाके साइन करना है थाने में। ऐसा नहीं है कि माननीय अशोक गहलोत जी जब थे उन्होंने बस घोषणा कर दी कि एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन मैंने खुद ने देखा है और मीडिया ने भी इस चीज को कई बार दिखाया है कि लोग जाते थे थानों में और वहां चक्कर काट के वापस आ जाते थे। लेकिन आज आप ऑनलाइन भी अरे लेकिन इस तरह की वारदातों को अंजाम क्यों दिया जाता है? बदमाश बेखौफ क्यों है? श्याम जी, मेरा ये सवाल है। जिस प्रकार से गलत कह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं। पुनीत जी, मैं आऊंगी आपके पास, पुनीत जी मैं आऊंगी। जिस प्रकार से अपराधियों को लगातार पकड़ा गया है, सुरेश ढाका जो कुछ सालों से लापता था उस तक को पकड़ के लाए, और जिस प्रकार से साइबर क्राइम में मेवात नंबर 1 पे चल रहा था, भरतपुर का अलवर का कुछ इलाका जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था, पूरे देश में वहां से ठगी होती थी, उसको पूरी तरह से नष्टो नाबूद किया है। तो आप मान के चलिए कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, सुरेश ढाका जैसे अपराधी को, इनामी अपराधी, एक नहीं 4-4, 5-5 इनामी अपराधी को पकड़ के लाई है, तो राजस्थान पुलिस ही लाई है। और वही पुलिस जिसको अंकुश लगा करके, संरक्षण दे करके ये साइबर क्राइम के ठगी में हिस्सा था इनके नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का। इसके बावजूद केस बढ़ गए, आपने इतनी चीजें कंट्रोल कर ली, इसके बावजूद केस बढ़ गए। आप ये कहना चाह रहे पुनीत जी मैं आऊंगी, पुनीत जी मैं आपको समय दूंगी। जिस प्रकार से इन्होंने पेपर बेचने में इन लोगों ने भागीदारी निभाई। श्याम झा जी, आप घूम फिर के पेपर लीक पे क्यों आ जाते हैं? जब सवाल आपसे किया जाता है कानून व्यवस्था को लेकर, आप उस पर नहीं बयान देते हैं। अनिल गोटवाल जी की ओर से बहुत अच्छा सवाल किया गया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। श्याम जी, अनिल गोटवाल जी की ओर से बहुत अच्छा कहा गया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि कार्रवाई करनी पड़े? ऐसी नौबत ही क्यों आती है? श्याम जी, मैं इनका केवल ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, जिस प्रकार से महिमा मंडन कर रहे थे अशोक गहलोत जी की सरकार की, तो मैं बता रहा हूँ उस समय किस प्रकार से संरक्षण दे रहे थे। मैं केवल आप बीजेपी सरकार के कार्यकाल की बात कीजिए। श्याम जी, प्रधानमंत्री ने मणिपुर कहा है। पुनीत जी मैं आऊंगी आपके पास। श्याम जी, लेकिन आप भजनलाल सरकार के कार्यकाल की बात कीजिए ना। गहलोत सरकार का जो कार्यकाल था, लोगों ने वो फैसला बदला, अब भजनलाल सरकार का कार्यकाल है, बीजेपी का कार्यकाल है, उस बावजूद इसके इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर ये किसी नेता की हत्या हुई है, अगर किसी साधारण आदमी की भी हत्या होती है, मैंने बताया गिरफ्तारियां हुई है, ये डिबेट में आने से पहले मैंने जानकारी ली थी, गिरफ्तारियां हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संरक्षण देने की यहाँ पे स्थिति होती नहीं है किसी भी प्रकार से। और भजनलाल जी ने स्पष्ट कर रखा है कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी को कि किसी भी प्रकार का संरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। जो अपराध में लिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप देखेंगे निरंतर जितनी भी घटनाएं हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, तुरंत उसकी गिरफ्तारियां हो रही है। चलिए ठीक है, ठीक है। स्वीकार आगे इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा, उसको लेकर क्या आप आश्वस्त हैं कि आगे इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा? बिल्कुल, मैं वही उसी लाइन पे आ रहा था। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही है ये भी धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए और इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं आश्वस्त भी करता हूँ, खत्म होनी चाहिए या खत्म होंगी? श्याम झा जी, मैं वही कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पुलिस का भय इतना होगा, कानून का भय इतना होगा अपराधियों में कि अपराध करने से पहले अपराधी 5 साल तो नहीं लग जाएंगे श्याम झा जी? सरकार बनने के बाद कई अपराधी तो प्रदेश छोड़ के भाग गए। प्रदेश छोड़ के भाग गए। जो शरण स्थली बनी हुई थी राजस्थान, हरियाणा, यूपी के बदमाशों की, वो लोग राजस्थान छोड़ के भाग गए। अब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी आगे से ना हो। तर्क सुनते रहिए, मुझे उनके नाम भी बता दें। आपके चैनल के माध्यम से छोड़ के भाग गए। ठीक है, आप हवा के अंदर बातें कर रहे हैं जी। पुनीत जी, पुनीत जी, मैं इनकी पहले तो इनकी बात की, अपराधी राजस्थान शरणास्थली बनी हुई थी, अपराधी छोड़ कर भाग गए। ये कोई नाम भी तो बताए कौन कौन से अपराधी जो यहाँ बैठे थे वो भाग गए? हवा में बातें कर रहे हैं। पहली बात तो जीरो टॉलरेंस में इनका जीरो कितना बड़ा है और मुख्यमंत्री जी को जीरो ड्रॉ करने में कितना टाइम लग रहा है। मुझे लगता है जब तक वो जीरो ड्रॉ करेंगे कि उसके आगे टॉलरेंस भी लिखना पड़ेगा, तो जीरो जब तक ड्रॉ होगा तब तक पूरे 5 साल ही पूरे हो जाएंगे इनके। अपराध कम होंगे धीरे धीरे, अभी तो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब उसके पीक का वेट कर रहे हैं। अब वो पीक कब आएगी वो भी बता दें। कौन सी पीक है इसकी अपराध की?
कोई आइडिया ये है? अपराध बढ़े नहीं है, कम हुए हैं। बड़े हैं। आप संरक्षण गलतफहमी नहीं है, में आप लोगों ने आप खूब गलतफहमी संरक्षण में दिया हैं। अपराधियों को। मैं आपको यही कह रहा हूँ आप कि डेटा अपराध उठा के बड़े हैं। देखिए, अरे थोड़ा आप स्टडी करिए। आप- श्याम झा जी, बड़ा स्टडी सवाल करिए। ये है, अपराध बढ़े हैं या कम हुए हैं, अपराध आखिर खत्म कब होंगे, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस इनका बात को zero कि draw होगा अपराध जब। बिल्कुल खत्म होने चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ राजस्थान के प्रदेश की जनता को कि अपराध गृह मंत्री आश्वस्त नहीं कर ही रहे दम हैं, ये कर लेंगे। रहे हैं। अपराधी भी सुन सही लें, है। और राजस्थान की जनता से तो निवेदन है, अपराधी भी सुन ले कि राजस्थान में अपराध करने से पहले भैया सोच लेना, क्योंकि जो कार्रवाई होगी वो तुमने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा किस तरह की कार्रवाई होगी। ये अपराधियों को भी बोल देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और सारे अपराधी इनकी बात से डर गए हैं। कल से अब आज थोड़ी देर चलिए। बाद जब वो न्यूज देख लेंगे कोई ठीक अपराध है, नहीं होगा, है ना? ठीक है। ये बहुत बड़ी टिपिकल, चलिए, ये मतलब तो इतनी आश्वासन श्याम झा बदमाशी- जी दे रहे हैं। अनिल गोठवाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आप तो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं सर, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं आप। क्या लगता है, पहले के कार्यकाल में अगर पुलिस की बात करें, अंग्रेजों के जमाने की, क्या अभी भी उसी तरह से काम होता है पुलिस में, या कुछ बदलाव देखने को मिला है? नहीं, देखिए, अब जो अभी नया कानून आया उसके अंदर बहुत अच्छी बात एक सामने आई है कि पुलिस के ऊपर ये आरोप लगता था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो अब ऑनलाइन सिस्टम में वो कहीं बैठा किसी भी थाने के ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो इससे एक तो पुलिस का बचाव ये हुआ कि एफआईआर दर्ज करने का आरोप जो पुलिस पे लगाया जाता था वो कहीं ना कहीं दूर हुआ, ये बहुत बड़ा है। और एक जो ये आपकी एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, उसको इसमें स्वीकार किया, पहले एविडेंस एक्ट में ऐसा नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा कानून आया है जिसको महिलाओं और बच्चों के लिए भी इन्होंने इसके अंदर वो ऐसा प्रावधान किया है, उसमें सजा को ज्यादा किया है। बच्चों के अपराध के लिए एक स्पेशल उसके अंदर अध्याय जोड़ा गया है। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई है नए कानून के अंदर, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। साथ साथ में ये भी है कि पहले जो दंड का एक मानसिकता थी, या अंग्रेजों के जमाने में आपने अभी बताया कि ये बदला नहीं जा रहा, सारे हर उसके अंदर बात आती थी कि अंग्रेजों का कानून अभी भी चल रहा है। तो ये मानसिकता चेंज करने के लिए जो एक नागरिक संहिता बनी है, नागरिकों को अधिकार दिए जाने की या उनके प्रति एक संवेदना की, सुरक्षा की भावना आई है, तो इसका हमें स्वागत भी करना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आज या ये विषय रखा है। सरकार की बने 6 महीने से ज्यादा हो गए, मेरे को ये मालूम है कि टॉप के अफसर कुछ चेंजेस हुए हैं, अच्छे ईमानदार और कर्मठ जो नेता है, उनका ये दायित्व रहता है कि वो भी अपने प्रशासन शासन के अंदर ऐसे पुलिस अधिकारियों को फील्ड में लगाए ताकि वो अपना व्यवहार जनता के प्रति वो जो दे सके। ये अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। भजनलाल सरकार के ऊपर अपराध रोकने के लिए या अपराध घटित होने के बाद में कार्रवाइयां हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक जो जनरल मैसेज जा रहा है कि नीचे तक अभी तक जो पुरानी मानसिकता के लोक बाग अधिकारी लगे हुए वो बैठे हैं, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इनके पार्टी के खुद लोक बाग कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो इसके बारे में नीतिगत ऐसी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी शीघ्रातिशीघ्र बना के ऐसे अधिकारियों को फील्ड में लगाया जाए, और दूसरा पुलिस मुख्यालय को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए। यहाँ कहीं ऐसा लग रहा है कि इन चुनाव के एमएलए और एमपीज के चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं किसी उसको लेके दबाव में तो नहीं है, इनसे फ्री हैंड पुलिस मुख्यालय को दिया जा रहा है ताकि या तो वो पोस्टिंग कर सके या सरकार के माध्यम से हो, कुछ ना कुछ तो हो। अभी तक खिचड़ी ऐसा चल रही है। नए जिले बनने के बाद में एक दूसरों की सीमाओं के बारे में भी अभी समझ जो डेवलप होनी चाहिए हमारी पुलिसिंग की, वो भी हो सकता है। नई कई उनकी कठिनाइयां आ रही है तो उसको दूर करने के लिए भी हमें करना चाहिए। कहीं पे पुलिस की कमी महसूस हुई है, नए जिले बने हैं, कई जिले के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फोर्स का, कहीं तो 400 रह गए, कहीं 100 ही रह गए, कहीं 500 हो गए। तो ये जो इक्वलाइजेशन है इसको भी ये करने की आवश्यकता, क्योंकि नए जिले बने अलवर में, क्राइम प्रोन एरिया है, कहीं पे उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फोर्स का तो कहीं कमी है या कहीं ज्यादा, तो ये इसको अभी इमीडिएट करने की आवश्यकता है
तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। 16-16, 18-18 घंटे पुलिसिंग करने की शिकायत प्राप्त होती है कि साहब हम 18 घंटे कर रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो पुलिस का भी पक्ष मैं रखना चाहता हूं कि सरकार को इसको देखना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ईमानदार अधिकारियों को लगाना चाहिए, ये नए जिले बने उसके हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स का हुआ नहीं हुआ, उसका सीमांकन हुआ नहीं हुआ, वहाँ क्या उनका प्रॉब्लम्स आ रही है इसके बारे के अंदर, ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, अपराधियों पे लगाम लगाई जा सके। आप देखिए कि अपराधियों को मेवात के अंदर अभी अच्छा काम हुआ है, ये भी कहना पड़ेगा। जो आपके ये जो ऑनलाइन ठगी का काम हो रहा था उस पे चेक लगी है, इसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन ये एक सारा का सारा पुलिस की अच्छी कार्रवाई को धो देता है कि हम अगर वहां पर हाईवे पेट्रोलिंग ही सही नहीं कर पाए तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो हमारे अच्छे कामों को भी जनता प्रेज करे और उसके साथ साथ ऐसे अपराधों के ऊपर मैं ये मान के चलता हूं कि इस घटना का अगर पुलिसिंग, पेट्रोलिंग या सर्विलेंस या आपके सीसीटीवी कैमरे या इस तरह के व्यवस्था होती तो ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाते। कि अब हमारे पास टोल प्लाजा है, टोल टैक्स है, हर थानों के ऊपर है, हाईवे के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, तो इतनी देर के अंदर हमारी पुलिस अच्छी है कि उनको। अनिल जी, यानी कि आप टेक्निक की भी कहीं ना कहीं कमी मानते हैं? बिल्कुल, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर देखना चाहिए। ठीक है अनिल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि केस ऑफिसर स्कीम क्या होती है? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को समझाएं। हाँ कांचा जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पुलिस बहुत अच्छा काम करके अपराधी को पकड़ लेती है, अपराध को डिटेक्ट कर लेती है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी अच्छी चार्जशीट बना के न्यायालय में प्रस्तुत करती है। न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद में पुलिस का रोल पहले 1973 की सीआरपीसी के बाद में कम हो गया। वो रोल हो गया था प्रोसिक्यूशन का, जो न्यायालय के अंदर गवाहों की गवाही कराने के अंदर एक मदद सरकार की तरफ से करता था। लेकिन चूंकि वो पुलिस के द्वारा बना के कानून चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, तो उसका डे टू डे के अंदर उस अपराधी के खिलाफ नकेल करने के लिए या उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए ऐसा कोई हमारे सीआरपीसी में प्रावधान नहीं था। तो ऐसा प्रावधान के लिए पुलिस मुख्यालय पे और राज्य सरकार के उस स्तर के ऊपर ये सोचा गया कि हमने बहुत मेहनत करके अपराधी को पकड़ भी लिया, कोर्ट में भी पेश कर दिया, लेकिन उसको सजा नहीं मिल रही है। तो सजा का जो प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक केस ऑफिसर स्कीम लाई गई और 2007 के अंदर इसको एक्ट में, बाकायदा पुलिस एक्ट में प्रावधान करके और इसको जोड़ा गया। और उस पुलिस एक्ट के बाद में हम जो स्पेशल केसेज हैं जिसके अंदर मेहनत करके पुलिस डिटेक्ट होती है या जिसके अंदर ऐसी संभावना है कि गवाह को डराया धमकाया जाएगा या वो ये पीछे हट सकता है, मजबूती से एविडेंस उनके खिलाफ सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होते हैं, टाइम पे उन गवाहों को न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करना, तो एक अधिकारी उसके पीछे, ये पुलिस जो केस ऑफिसर स्कीम है, तो एक पुलिस अधिकारी उसके पीछे, उस केस के पीछे अपना पूरा मन और उसके आधार के ऊपर न्यायालय में जब भी पेशी होती है उसको वो देखता है और गवाहों को समय पे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। एविडेंस जो भी हुई है उसके अंदर उनको लाके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और अपराधी को सजा दिलाने के उद्देश्य से कि अपराधी किसी भी प्रकार से छूटे नहीं, उसको न्यायालय के समक्ष कानूनन रूप से उसके खिलाफ इतने सबूत प्रस्तुत और ठोस तथ्य प्रस्तुत कर सके ताकि उसको न्यायालय को भी सजा देने के ऊपर उसको मजबूर होना पड़े या ऐसा उसके अंदर। तो ये एक केस ऑफिसर, क्या राजस्थान में ये स्कीम लागू है? बिल्कुल है मैडम, मैं ये कह रहा हूँ 2000 राजस्थान के अंदर जब पुलिस एक्ट बना था उससे 2007 से पहले नहीं थी जी। लेकिन 2007 में मैं मान के चलता हूं कि हमारे जो
आदरणीय गृह मंत्री थे गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनके समय में हमने प्रपोजल दिए। उन्होंने सबसे लोगों से, पुलिस से, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों से, सबसे का इसके अंदर सजा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके 2007 का एक्ट लागू करवाया। तो ये उनको हम मान के चलते हैं कि संवेदनशील और उस गृह मंत्री होने के नाते उनको ये मिला और उन्होंने कहा कि मैं इसको लागू करूंगा। अब ये देखिए CLG का जो भी प्रावधान है हमारे इसके अंदर लाया गया एक्ट के अंदर, तो ये एक अच्छी कार्रवाई है। और इसके अंदर उसके बाद से हमारा सजा का स्तर, अपराधियों को सजा दिलाने का स्तर बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ये एक्ट राजस्थान के अंदर ही लागू है और कहीं किसी, मुझे ध्यान नहीं है कि साउथ का कोई एक तमिलनाडु जिला हो उसके अंदर हो सकता है, बाकी अन्य राज्यों में इस प्रकार का केस ऑफिसर स्कीम लागू नहीं है। ठीक है, जिस तरह से अनिल जी ने भी जिक्र किया, श्याम झा जी, लगातार अब कानून में भी बदलाव हुआ है, बावजूद इसके इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं और कैसे इन मामलों से निजात पाया जा सके? श्याम झा जी। देखिए, जिस प्रकार से अभी अनिल गोटवाल जी ने कहा, बहुत सारे सुझाव है, स्वागत योग्य है। और अनिल गोटवाल जी को मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद अनिल जी, और आपने जो भी सुझाव दिए उन पे निश्चित विचार करके उनको लागू किया जाए। बाकी केंद्र सरकार ने भी, मैं बताऊं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कोई कोर्ट में कोई भी फैसला, जो भी लंबित केस है उनको 3 साल में, और नए केस जो आ रहे हैं उनको भी 3 साल का एक ट्रेड दिया है कि 3 साल में केस खत्म होने चाहिए। तो उससे कहीं ना कहीं इन चीजों में जो है कमी आएगी, केस जल्दी सॉल्व होंगे, सजा जल्दी मिलेगी लोगों को। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था में भी जो केंद्र सरकार ने जो फेरबदल किए हैं उसके तहत भी अपराधियों में कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, अपराध में अंकुश लगेगा। तो ऐसा है कि केंद्र सरकार हो चाहे भाजपा की राजस्थान की सरकार हो, दोनों सरकारें जीरो टॉलरेंस को लेकर के चल रही, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और अपराधियों में भय और आम जनता में जो विश्वास, पुलिस का जो नारा है, स्लोगन है, वो कहीं ना कहीं आपको निश्चित आने वाले समय में राजस्थान में देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि राजस्थान में अपराधियों की जो शरण स्थली थी वो समाप्त हो चुकी है। अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या राजस्थान छोड़ दे, दोनों में से एक चीज उन्हें छोड़ना होगा। ठीक है, उसके बाद ही उनका बचना संभव है। चलिए ठीक है, पुनीत जी, एक आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। लगातार जिन विषयों पर बीजेपी सरकार कांग्रेस को घेरा करती थी, आज उसी कटघरे में बीजेपी आकर खड़ी हो गई है, आप क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट। वो तो इनके तर्क ही बता रहे हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, इनके राज में निर्णय की स्थिति जो है, अनिर्णय की स्थिति जो है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट है पूरी सरकार की जो चलने की प्रक्रिया है उस पर। क्योंकि कौन अंतिम निर्णय लेगा, जब वैसे तो अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेता है, लेकिन इनकी सरकार में बड़ी एक उहापोह की स्थिति है, क्योंकि ये भी तय नहीं हो पाया कि अंतिम ताकत है कौन। तो यहाँ बड़ी एक समस्या आ रही है। बार बार मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं दिखाने की कि मैं पावरफुल हूँ, लेकिन जब कोई डिसीजन लेवल की बात आती है तो वो वहाँ जीरो साबित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जीरो तो वो है, उसे हटाना बहुत जरूरी है। और बाकी ये जो जीरो टॉलरेंस की बातें हैं, ये बोलने में बड़ी सुंदर लगती है, आपको भी अच्छी लगी होंगी, अनिल जी को भी अच्छी लगेगी, मुझे भी अच्छी लगेगी, पर बेसिक वही है जो अनिल जी ने कहा, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम होने से पहले उसे रोका जाना, यही सुशासन की परिभाषा होनी चाहिए। और उसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने मणिपुर की तुलना राजस्थान से की थी, मैं मानता हूं कि आज की परिस्थिति मणिपुर से भी ज्यादा खराब है राजस्थान की, क्योंकि जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न के केस लगातार सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार सड़कों पे इस तरीके से हत्या हो रही है, कोटा में भी एक बच्चे की आज हत्या की खबर आई है, तो इस तरीके से सरेआम लोगों को गोली से मारा जा रहा है, किसी को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, तो ये इससे ज्यादा अब सहने की स्थिति में तो राजस्थान नहीं है। और इन लोगों को अब अपनी चीजों से, अपनी बातों को सोचना चाहिए कि जब ये बोलते हैं तो बोलने से पहले किस तरीके से उनको उसको लागू करेंगे, ये इनको नहीं पता होता। तो प्लीज ऐसी बातें, राजस्थान की तुलना मणिपुर से करने की बातें जो आपके प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो अलवर में बीजेपी नेता की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और लगातार सदन में भी महिला सुरक्षा का मुद्दा कल गूंजता नजर आया था, और इस बीच अब विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब बीजेपी सरकार भी नजर आ रही है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।